सो हे एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य और हम शुरू करने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे आज। तो हमें पता होना चाहिए कि जो आपकी प्लांट ग्रोथ होती है वो दो तरह की ग्रोथ होती है। प्लांट ग्रोथ, वन इज़ द प्राइमरी एंड अनदर इज़ द सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ कौन सी होगी? जो कि एक प्लांट जो है वो लंबाई में जब ग्रो करता है, राइट, कि एक छोटे से प्लांट से जब वो बड़ा सारा प्लांट बन जाएगा, बड़ा सारा पेड़ बन जाएगा, राइट। दिस इज़ द प्राइमरी ग्रोथ। लेकिन उसी के साथ साथ एक सीजनल ग्रोथ और चलती है विच इज़ द सेकेंडरी ग्रोथ। दिस इज़ द ग्रोथ जो कि उसी गर्थ में होती है कि पहले इसका तना इतना था, वो और मोटा होता जा रहा है। दिस इज़ द सेकेंडरी ग्रोथ। तो ग्रोथ क्यों होती है? बिकॉज ऑफ अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू, स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ द टिश्यू विच इज़ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी को पता होना चाहिए। हालांकि आपके एनसीईआरटी इतना लिखती नहीं इसके बारे में, लेकिन एक बेस बनाने के लिए मैंने आपको बताई ये बात। ओके, तो जो भी ग्रोथ है प्लांट की वो बहुत ही स्पेसिफिक रीजन से करना होता है। आपके एनसीईआरटी का एक बहुत अच्छा डायग्राम है, दिस इज़ द डायग्राम। एक नॉर्मल प्लांट तो ग्रोथ कहाँ कहाँ से करता है प्लांट? एक तो जो उसकी जो प्राइमरी ग्रोथ हो रही है लेंथ के अंदर ग्रोथ क्यों हो रही है? बेसिकली इट इज़ बिकॉज ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि रूट्स में भी होगा, राइट, ये एक प्लांट है, और उसकी टिप्स पे भी होगा। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि टिप्स के ऊपर होता है विच इज़ आइदर ऑन द शूट टिप और द रूट टिप, दिस इज़ द एपाइकल मेरिस्टम। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का आपका पहला टाइप मिल गया, कौन सा? एपाइकल मेरिस्टम, जो कि एपेक्स पे है। एपाइकल मतलब एपेक्स पे, यानी कि शूट एपेक्स और रूट एपेक्स। ये जो प्लांट है, ये जो टिश्यू क्या करेगा, इसकी लेंथ को इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, उसके अलावा देर इज़ सम अनदर काइंड ऑफ टिश्यू जो कि साइड्स के अंदर मिलता है। दिस इज़ योर लेटरल मेरिस्टम। नाम से समझ आ रहा होगा आपको, लेटरल मेरिस्टम जो कि साइड्स के अंदर मिल रहा है, और ये क्या कराएगा? इसकी सेकेंडरी ग्रोथ। अगर मैं आपको एक सेक्शन इसका स्टेम का काट के दिखाऊं, मान लीजिए स्टेम का वो ऊपर से देखेंगे यहाँ पे, तो क्या होता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो एक रिंग्स की फॉर्म में ऐसे पड़ा होता है। मान लीजिए ये उस टिश्यू की सेल्स हैं, दिस आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो मतलब दिस इज़ डिवाइडिंग टिश्यू 100%। ये आगे जो इसकी जो सेल्स है वो आगे डिवाइड कर सकती है और डॉटर सेल्स बना सकती है, अपना नंबर इंक्रीज़ कर सकती हैं। तो वही यहाँ पर होगा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि साइड्स में था, आप देख सकते हैं साइड्स के अंदर है ये, राइट, दिस इज़ द लेटरल मेरिस्टम। तो ये डिवाइड करेगा और अपने आसपास और ऐसी सेल्स बनाएगा और सेल की कहीं ना कहीं गर्थ को इंक्रीज़ करेगा, राइट। एक बहुत अच्छा फैक्ट है कि आप ना, जैसे ये मतलब लगातार ग्रोथ नहीं चलती है, स्प्रिंग के अंदर ज़्यादा होती है, तो कहीं ना आप एज भी बता सकते हो ट्री की ये रिंग्स को देख के। अगर आपने कभी पेड़ ऐसे काट के देखा हो तो आपको उसके अंदर ना रिंग्स भी दिखते हैं, वो which is a very separate story you can study if you take medical in class 11th. बाकी this is very interesting fact you can see। आपको अगर आप तना काट के देखो उसके अंदर आपको ऐसे ना गोल गोल दिखता होगा, राइट। तो दिस इज समथिंग फ्रॉम विच यू कैन कैलकुलेट द एज ऑफ ट्री कि इतने साल का हो गया है, राइट। सो स्पेसिफिक रीजन्स पे ग्रोथ हो रही थी। एक तो जब हमने बात की एपेक्स पे बात हो रही है विच इज़ बिकॉज ऑफ द एपाइकल मेरिस्टम। एक जो साइड में ग्रोथ हो रही है बिकॉज ऑफ द लेटरल मेरिस्टम। एक और होती है, आई टेल यू, दिस इज़ योर इंटर कैलरी मेरिस्टम। इंटर कैलरी मेरिस्टम आपको कहाँ मिलती है? इट इज़ फाउंड एट द बेस ऑफ लीफ, यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई मतलब एक टहनी जा रही है, यहाँ पर होगी थोड़ी सी, मतलब पता क्या होता है, जो एपाइकल मेरिस्टम है, जैसे जैसे ये सेल ऊपर की ओर काटती जा रही है, अपनी डॉटर सेल्स देती जा रही है, तो कुछ सेल्स क्या होती है, मान लीजिए, एक मिनट रुकिए, राइट राइट, कि जो सेल्स यहाँ थी वो कभी ना वो यहीं से ऊपर गई होंगी सेल्स, क्योंकि लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, तो कुछ सेल क्या होता है यहाँ पे छूट जाती हैं, सारी की सारी नहीं जा पाती। तो जो छूट जाती हैं सेल, दे फॉर्म द पार्ट ऑफ द इंटर कैलरी मेरिस्टम।
इसका एक बहुत अच्छा आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये एक ग्रासेस उगी हुई हैं, घास। अब मान लो कोई गाय आई, वो खा गई, उसने ऊपर का पार्ट खा लिया होगा, राइट। वो रूट से नहीं खाती। अब उसका मतलब ये वाला पार्ट तो जा चुका है, राइट। तब अब उसकी एपाइकल मेरिस्टम ख़त्म होगी तो क्या उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है, जो कि लीव्स की बेस पर पड़ा था, वो प्रेजेंट होगा, और कहीं ना कहीं वो जो पार्ट जो गाय थी वो खा गई, उसको रीजनरेट कर देगा वापस से। So this is a very good function of intercalary meristem, and the reason why is it found at the base of leaf and stems, right? So intercalary बीच में मिल रहा है ये इंटर, राइट। आपके नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। सो आई होप आपको ये सब थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या फंक्शंस हैं इनके। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने 3 टाइप का पढ़ लिया। वन इज़ दी एपाइकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम। अच्छा, जो मैंने एक रिंग बनाई थी ना अंदर लेटरल मेरिस्टम की, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज कैम्बियम। सो आपके बुक में वर्ड भी यूज़ किया हुआ, तो आई होप आपको पता लग गया व्हाट इज़ कैम्बियम। लेटरल मेरिस्टम का ही दूसरा नाम है कैम्बियम। एंड थर्ड हम लोगों ने पढ़ी इंटरकैलरी, राइट। इसमें से जो लेटरल वाली है वो क्या करा रही है? सेकेंडरी ग्रोथ करा रही है। व्हाट डू मीन बाय सेकेंडरी ग्रोथ? इंक्रीज इन गर्थ को इंक्रीज कराती है, राइट। सो एपाइकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। उसके बाद हमें एक टर्म पढ़नी है, द टर्म इज डिफ्रेंसिएशन। व्हाट डू वी मीन बाय डिफ्रेंसिएशन? डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है अलग हो जाना। यानी कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए ये एक रूट है, एक रूट एकदम इसके ऊपर प्लांट होगा, ठीक है। मतलब कि साइड में भी रोज़ उगती है, कि आपने देखी होगी गाजर, उसकी दाढ़ी याद रखी होती है, राइट। तो वो भी गाजर क्या है? बेसिकली रूट होती है, एक आप पढ़ेंगे। तो डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी, जिन्होंने आगे और सेल्स को जन्म दिया, और मान लीजिए वो सेल्स पीछे जाती जा रही हैं और ये आगे बढ़ती जा रही हैं ताकि रूट को और लंबा करती जा रही हैं, तो जो सेल्स जो यहाँ पर हैं अब वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी, कुछ अलग हो जाएंगी। स्टार्टिंग में वो इसके जैसी दिखेंगी, छोटी छोटी सेल्स, लेकिन जैसे जैसे वो मान लीजिए अब यहाँ पे ना ब्रॉडनेस बढ़ती जा रही है, तो क्या होगा कि जो सेल है वो बड़ी होती जाएंगी, ठीक है। सेल का एनलार्जमेंट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं अलग होगी सेल, तो हम कह सकते हैं कि सेल का डिफ्रेंसिएशन हो गया, ठीक है। जो सेल, जो एक नॉर्मल सेल थी जो अपने पेरेंट जैसे दिखती थी, वो कहीं ना कहीं अब अलग दिखने लगी हैं। उनके कहीं ना कहीं फंक्शंस में चेंजेस आ चुके हैं, स्ट्रक्चर में चेंज आ चुके हैं। तो एक डिफ्रेंसिएशन एक प्रोसेस होती है जो कि वो हो चुकी है। और जो सेल डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस के अंडर जाते हैं उनको हम कहते हैं दे आर डिफ्रेंशिएटेड सेल्स, ठीक है। सो आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर होगा कि डिफ्रेंशिएशन से मेरा क्या मतलब था, एक अलग हो जाना सेल्स। उसके बाद आपको एक बात पता होनी चाहिए, चलिए हम अलग अलग टॉपिक में लेते हैं इसे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की? बहुत ऑब्वियस है, आपको पता होनी चाहिए, आपसे पूछी भी जा सकती हैं ये। सबसे पहला, क्योंकि इन सेल को आगे सेल बना रही है, पूरी प्लांट की जो ग्रोथ है, वेदर इट इज़ अ प्राइमरी और सेकेंडरी, इट इज़ under the responsibility of meristematic tissue. So these cells have to be very active. सुस्ती से काम नहीं चलेगा, एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव डिवाइडिंग सेल्स। ये नहीं कि आज मन नहीं या नहीं, बहुत जल्दी ग्रोथ करानी सेल की। जो इतने बड़े बड़े प्लांट होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं? एक छोटे से सीड से एक छोटा सा प्लांट निकलता है, प्लांटलेट, और वो आगे इतना बड़ा बड़ा पेड़ बनता है। तो कैसे हो पा रहा है? बिकॉज दिस सेल्स आर वेरी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, राइट। उनके अलावा ये जो सेल्स होती हैं, दे हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, राइट, एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्लस लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। आई होप आप इन टर्म से अच्छे खासे वाकिफ़ होंगे। बेसिकली ये मान लीजिए ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, उसका जो न्यूक्लियस है ना काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि जो सेल होती है काफ़ी छोटी होती है, और न्यूक्लियस तो नॉर्मल होता ही है, लेकिन वो काफ़ी बड़ा लगता है। और ये आसपास का साइटोप्लाज्म हो गया जहाँ पे मैं डॉटिंग कर रहा हूँ, राइट। तो आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म कम होता है, न्यूक्लियस बड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है? वेरी ऑब्वियस रीजन,
क्योंकि सेल को डिवाइड करती है तो छोटी छोटी होती जा रही है। मान लीजिए एक सेल थी इतनी, उसने डिवाइड किया, उसको मतलब ये है ना रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा कि वो मोटी हो और वो तभी डिवाइड कर जाती है। थोड़ी सी बड़ी होगी डिवाइड कर जाएगी, थोड़ी सी बड़ी होगी डिवाइड कर जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो उसका जो न्यूक्लियस है वो बड़ा रहता है और साइटोप्लाज्म छोटा रहता है। ऑल्सो क्योंकि सेल को एक्टिव रहना है, तो एक्टिव रहने में आपके ब्रेन का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो सेल का ब्रेन क्या है, उसका न्यूक्लियस, तो वो भी अच्छा खासा डेवलप्ड होता है। और प्लस क्योंकि साइटोप्लाज्म कम हो जाएगा तो उसे जो अपने एरिया के अंदर जो उसे कंट्रोल करना है अपनी सेल का जो एरिया है वो कम हो जाएगा, तो उसको इफ़ेक्टिवली कंट्रोल कर पाएगा। सो दिस इज़ द रीज़न वाई इट हैज़ लेस साइटोप्लाज्म, क्योंकि अगेन एफिशिएंट वर्किंग, ताकि कोऑर्डिनेशन अच्छा हो साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी प्रोटीन्स बनवाने हैं, सेल को डिवाइड करवाना है। बिकॉज सेल डिवाइड करने के लिए ये नहीं है कि बल च्युइंगम की तरह ऐसे अलग कर दिया, नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती हैं। तो उसके लिए प्रोटीन्स चाहिए होते हैं काफ़ी सारे जो साइटोप्लाज्म के अंदर बनते हैं, लेकिन उनको कमांड कौन देगा, आपका न्यूक्लियस। सो दिस इज़ द, आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ चुका होगा। थर्ड पॉइंट इज दे हैव नो वैक्यूल्स। वाई वैक्यूल्स क्यों नहीं है भाई? सीधी सी बात है, जो चीज़ उन्होंने नहीं चाहिए उन्होंने थूक दी बाहर। वैक्यूल्स क्यों चाहिए होती है? वैक्यूल्स चाहिए क्यों होते हैं किसी सेल को? ताकि उसके अंदर अपना खाना स्टोर कर सके। ठीक है, इसको खाना स्टोर करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जैसे बनेगी डिवाइड कर देगी, ऐसे खामखा जगह क्यों देनी। सो दे हैव नो वैक्यूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक स्टार क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि नेम द टिश्यू विच डू नॉट हैव वैक्यूल्स। सो इट इज़ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों की तीनों। अब इसके बाद हमारा एक काम रहता है, दैट इज़ टू रीड द एनसीईआरटी। अभी पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द एनसीईआरटी। हमें यहाँ से शुरू करना है आज। द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। हर रीजन में नहीं थी, स्पेसिफिक रीजन में होती है। आप देख सकते हैं एपेक्स पे हो रही है तो एपाइकल मेरिस्टम, ऐसे अलग अलग लोकेशंस पे, यह हर जगह नहीं है। दिस इज़ बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू also known as the meristematic tissue is located only at these points। जहाँ जहाँ meristematic tissue होगा वहाँ वहाँ growth होगी। Depending on the region where they are present, meristematic tissue can be classified as apical, lateral and intercalary। तो जो हम meristematic tissue का जो classification कर रहे हैं, lateral, apical और intercalary, it is based on the location where they are found। ठीक है। New cells produced by the meristem are initially like those of meristem itself। उसी के जैसे दिखती है, मैंने कहा था ना, बाद में डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं वो। बट एज दे ग्रो एंड मैच्योर, जैसे जैसे मैच्योरिटी की तरफ जाएंगी वो बढ़ेंगी आगे, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोली चेंज एंड दे बिकम डिफ्रेंशिएटेड एज कॉम्पोनेंट्स ऑफ अदर टिश्यू। जहाँ पे उसको भेजा जाएगा आगे, मान लीजिए उसने डिवाइड किया, किसी ऐसी जगह पर गई। हम ना आगे टिश्यू पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। बेसिकली परमानेंट टिश्यू का मतलब पता क्या होता है, वो डिवाइड नहीं करता, लेकिन वो बनता कहाँ से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वो सेल जो आगे डिवाइड नहीं करती, वो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाती हैं और वो अपने अपने काम में स्पेशलाइज हो जाती हैं। कि जिसे खाना स्टोर करना है वो आगे जाके खाना स्टोर करेंगे, जिसे खाना बनाना है वो खाना बनाएंगे, राइट। सो ये डायग्राम अच्छे से देख ले, आपको बनाना आना चाहिए अपने हाथों से कि वेयर इज़ एपाइकल, वेयर इज़ इंटरकैलरी। आप देख सकते हैं लीफ के, ये जो एक लीफ जा रही है या जो भी एक एक टहनी है उसके बेस पर मिल रही है ये, और ये बीच में मिल रही है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी एक टिश्यू, डिवाइडिंग टिश्यू, इसके नीचे भी एक डिवाइडिंग टिश्यू है। ठीक है, दिस इज़ द लेटरल मेरिस्टम। देख सकते हैं साइड्स के अंदर मिल रहा है इसे। एपाइकल मेरिस्टम इज प्रेजेंट at the growing tip of stem and roots and increase the length of the stem and the root। The girth of the stem or the root increases due to lateral meristem and can be, मैंने कहा था जो भी गर्थ है which is the सेकेंडरी ग्रोथ, वो किसके कारण हो रही है? लेटरल मेरिस्टम के अंदर। आपको पता होगा जैसे स्टेम मोटा होता है, जैसे जैसे उसकी जो रूट्स हैं वो भी मोटी होती है, लेकिन सिर्फ डाइकॉट्स के अंदर, मोनोकॉट्स में नहीं होता। लेटरल इंटरकैलरी, एक मिनट, ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम कैम्बियम, ये कैम्बियम वर्ड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंटरकैलरी मेरिस्टम इज द मेरिस्टम एट द बेस ऑफ द लीफ और द इंटरनोड्स। ठीक है, इंटरनोड, इंटरनोड आपको पता होगा, आई टेल यू, ये वर्ड रह गया मेरे से।
जैसे ये एक प्लांट है, आपने कभी गन्ना देखा होगा तो उसके ऊपर ना ऐसे बने होते हैं, दीज आर नोड्स, और दो नोड के बीच का जो स्पेस होता है दिस इज़ इंटर नोड। और जितनी भी टहनियाँ हैं, जो भी बर्ड्स हैं, जो भी फ्लावर उगेंगे किसी भी प्लांट पे, वो इन नोड से ही उगते हैं। ठीक है, सो जो भी आपका जो इंटर कैलरी मेरिस्टम है वो आपको कहाँ मिलेगा, इंटर नोड्स के बेस पर, यानी कि नोड्स के ऊपर मिलेगा, इंटर नोड के बेस पर मिलेगा। ठीक है, बेस ऑफ इंटर नोड्स, यानी कि नोड्स के अंदर, ताकि यहीं पे मान लीजिए इंटर कैलरी मेरिस्टम यहाँ से था तो यहाँ से आगे एक बड बना देगा जो कि ब्लड आगे जाके हो सकता है एक फ्लावर बन जाए, या फिर हो सकता है एक नई टहनी बना ले और उसके ऊपर अलग अलग फ्लावर उगे, पत्तियाँ उगे, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। ठीक है, इंटर कैलरी मेरिस्टम इज द मेरिस्टम एट द बेस ऑफ द लीफ और इंटर नोड्स ऑन आइदर साइड ऑफ द नोड और ट्विग्स। ट्विग्स मतलब वही टहनी, बेदियों में यही वर्ड नहीं आ रहा था। आगे देखिए, बस ये लास्ट पैराग्राफ है आज का। एज द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर वेरी एक्टिव दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, यानी कि घना होता है साइटोप्लाज्म, पतला नहीं होता, घना होता है, क्योंकि बहुत कम स्पेस के अंदर होता है तो काफ़ी डेंसली पैक्ड होता है ये। थिन सेल्यूलोसिक वॉल एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, यानी कि बड़ा सारा न्यूक्लियस। दे लैक वैक्यूल्स, मैंने कहा था क्यों, क्योंकि उन्हें खाना स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं है, जिस काम के लिए चाहिए होता है उस वो काम ही करते नहीं, तो वाई दे शुड टॉलरेट अ वैक्यूल। कैन यू थिंक वाई दे वुड लैक द वैक्यूल, इसका आंसर हम कर चुके हैं। सो आई होप आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो भी ये पैराग्राफ था, एक पेज था, अच्छे से क्लियर होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा, कुछ ऐसा था जो आपको पहले नहीं पता था, पता लग चुका है, तो लाइक बटन दबा दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।